नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बहादुर आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम क्षेत्र की बात करेंगे, एक स्कूल में हुए घटनाक्रम को लेकर। और दोस्तों आज मुख्य खबरों में मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के साथ दोस्तों देश की भी खबरें आपको आज बताएंगे, जो प्रमुख खबरें। और राजस्थान में सियासी गणित क्या चल रहा है दोस्तों, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों जहांगीरपुरी दिल्ली में जो 3-4 दिन पहले जो दंगे हुए थे दोस्तों, उसके बाद में आज अतिक्रमण तोड़ने के लिए बुलडोजर दोस्तों लोगों के घरों पर चला। और उसके बाद में ये कार्रवाई दोस्तों दिल्ली एमसीडी की तरफ से की गई थी। और पूर्व में भी अधिकारियों ने बताया कि हमने नोटिस दिया था, लेकिन अतिक्रमणकारी जो है वो किसी प्रकार से वो एक्शन में नहीं आई। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आई थी दोस्तों, वो जस के तस बने रहे थे। और उसके बाद में आज जब ये सुबह से कार्रवाई प्रारंभ की गई तो दोस्तों बड़ी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे हो गए और लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाने पहुँच गए। और दोस्तों बड़ी विडंबना की बात है कि जब ये अतिक्रमण तोड़ने का कार्य पूरा भी नहीं हुआ था और सुप्रीम कोर्ट का इसमें स्टे ऑर्डर आ गया, उसके बाद में तत्काल प्रभाव से कार्रवाइयों को रोक दिया गया। लेकिन इतने में दोस्तों बड़ी संख्या में अतिक्रमणधारियों को जो अतिक्रमण कर रखे थे उनको ढहा दिया गया। और इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो दिल्ली दंगों की जांच तेजी के साथ जारी है और 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज जो पाए थे उसकी बिना पर धड़ाधड़ गिरफ्तारियां भी की जा रही है और आरोपियों का रिमांड लगातार लिया जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो दिलशाद, सलीम और अंसारी के अलावा गुलाम रसूल आदि का पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। इसमें आशंका है कि इसमें बड़ी साजिश थी और फंड भी दोस्तों बड़ी संख्या में इसके लिए आया हुआ था, क्योंकि कुल मिला के जो अन्य राज्यों में इसी प्रकार की और धार्मिक संगठनों की रैलियों के ऊपर जो दंगे की और जो हमले की कार्रवाई की गई थी उनमें बहुत बड़ी एक समानता है दोस्तों। और वो समानता जिस प्रकार से छतों पर पत्थर रखकर और हमला करने की, और दोस्तों 5-10 मिनट में ही बड़ी संख्या में 500 से 1000 हमलावरों के घटनास्थल पर पहुंच जाने की आदि ये इशारे करती है कि ये साजिशन प्री प्लानिंग हमले की योजना थी। इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है इसकी तलाश की जा रही है और लगातार जा रहा है। और दोस्तों अतिक्रमणधारी जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी इसमें नाम आया था। और यहाँ जो जहांगीरपुरी में दोस्तों जो अतिक्रमण है वो बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों के भी है, तो उनके अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का कार्य आज प्रारंभ हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आने के बाद में कल इसमें सुनवाई होगी दोस्तों। तो देखते हैं इसमें कल क्या होगा। लेकिन भाजपा कांग्रेस का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी है और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि ये कैसा इंसाफ है। इस पर भाजपा ने कहा है कि अतिक्रमण तोड़ने का फैसला जो है एमसीडी दिल्ली का है, हमारा नहीं है। ओबीसी ने भी एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये सिलसिला लगातार दिल्ली में जारी है। माहौल गर्म है, देश की राजधानी है और सभी की नज़रें दिल्ली की घटनाओं पर लगातार दोस्तों बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन द्वारा दोस्तों एक ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मोदे बादरा को। और इस ज्ञापन में सीधा सीधा आरोप लगाया है कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों को दोस्तों यथावत रखने की मांग की गई है। जो 28,000 पद कोविड सहायकों के समाप्त कर दिए अशोक गहलोत सरकार ने, उनको यथावत रखने की, पुनः बहाल करने की मांग जो है वो की गई है। और कोरोना काल में कम वेतन पर दोस्तों जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है उन्होंने बेहतर कार्य किया है, इसकी कदर भी होनी चाहिए, ये भी ज्ञापन में बताया गया है। और अब उन्हें मतलब हर दिशा में दोस्तों लगभग जो धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है, हर स्टेट में यह आंदोलन चलाने की आवश्यकता भी जताई। और दोस्तों जयपुर के शहीद स्मारक पर जो पिछले
करीब 1 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसको भी तेज करने की मांग की गई है। तो नवीन झांझड़िया जो सचिव है, अध्यक्ष नरेश बेनीवाल है, उनके नेतृत्व में ये ज्ञापन दोस्तों दिया गया। और लगातार यहाँ भी दोस्तों हमने कोविड सहायकों का कार्य देखा है, बहुत शानदार कार्य। उनका पीछे वेतन भी रोक दिया गया था। विधायक बलवान पुनिया ने भी उनको आश्वासन दिया था कि आपका वेतन आपको दिलाया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों बजरंग सहारण आदि कई नेता भी हैं, उनके समर्थन में उठ खड़े हुए हैं। और राजस्थान का ये बहुत बड़ा एक प्रकार से आंदोलन अशोक गहलोत सरकार में चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करें हम, कल 21 अप्रैल की राजेंद्र राठौड़ का जन्म दिवस है दोस्तों। पूरे धूमधाम के साथ पूरे राजस्थान में ये जन्म दिवस से उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मनाने की रणनीति योजना तैयार की गई है। इसके पीछे राजेंद्र राठौड़ की मंशा आखिर क्या है? इस पैमाने पर बड़े स्तर पर कभी भी राजेंद्र राठौड़ ने जन्म दिवस मनाने की घोषणा नहीं की थी, तैयारी उनके कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं की गई थी। तो दोस्तों सवाल उठने लाजमी है कि इस बार क्या वसुंधरा राजे की जगह राजेंद्र राठौड़ का नाम भी सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है? दोस्तों इस लाइन में ये लिस्ट बहुत लंबी है और ओम बिरला के अलावा, गजेंद्र सिंह राठौड़ के अलावा कई बड़े और मजबूत सशक्त नाम हैं जिनके नाम वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी में यहाँ सीएम प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान में उभर कर सामने आ सकते हैं। लेकिन क्या वसुंधरा राजे को यहाँ दरकिनार कर पाएगी भाजपा दोस्तों? और भाजपा अगर दरकिनार करती भी है वसुंधरा राजे को, तो क्या राजस्थान में भाजपा का हर्ष क्या होगा या क्या परिणाम हो सकता है? किस इसके मायने किस कदर होंगे? क्या कांग्रेस पुनः मजबूत नहीं हो जाएगी? और क्या अब जो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ चल रही है उसके जवाब में भाजपा पिछड़ नहीं जाएगी? दोबारा कांग्रेस को मजबूती नहीं मिलेगी? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है। और लोगों की अगर माने तो राजस्थान का एक ओपिनियन है, एक सर्वे है, लोगों की एक धारणा है, वो भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में धारणा है, मानना है कि वसुंधरा राजे ही यहाँ भाजपा का चेहरा है और सत्ता में लाने के लिए वसुंधरा राजे ही यहाँ उपयुक्त चेहरा है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ अगर सत्ता के जो सीएम कैंडिडेट है उनके साथ अगर छेड़खानी केंद्र द्वारा की जाती है तो यहाँ भाजपा सत्ता गंवा भी सकती है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, किस प्रकार से राजनीतिक करवट यहाँ रंग लाती है और किस करवट यहाँ राजनीति का भाजपा का ऊंट बैठता है। इसको लेकर भी हमारी नज़रें बनी रहेगी, हम भी इसके ऊपर लगातार आपको जो घटना होगी उसके बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल कल जो राजेंद्र राठौड़ का जन्म दिवस है दोस्तों, नौर में 500 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है भिरानी धर्मशाला में। और दोस्तों इसी प्रकार सिद्धमुख में अनुपाल सिंह भाटी के नेतृत्व में दोस्तों बड़ी संख्या में यहाँ रक्तदाताओं के लिए गुंजाइश की हुई है। और रक्त संग्रह का जो लक्ष्य है वो यहाँ भी 500 यूनिट के करीब रखा गया है। तो क्या कल 11 बजे से यहाँ सिद्धमुख में होगा। और दोस्तों राजगढ़, तारानगर, नौर, राउतसर, हनुमानगढ़ आसपास के सभी कस्बों से सूचनाएं आ रही है कि बड़ी संख्या में रक्तदान शिविर जो है वो लगाया जाएगा। और दोस्तों इसके पीछे हमने 2-3 दिन पहले एक वीडियोज़ भी डाला था राजेंद्र राठौड़ का कि राजेंद्र राठौड़ अपने जन्मदिवस के अवसर पर ये रक्तदान शिविर आखिर क्यों लगाते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना है, इसके बारे में हमने वीडियो डाला था, वो ज़रूर हमारे आप साफ संदेश के चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर वो क्लियर हमने किया है, बताया गया है कि किस प्रकार से राजेंद्र राठौड़ के जीवन में कुछ घटनाएं इस प्रकार घटित हुई। उसके बाद में लगातार राजेंद्र राठौड़ अपने जन्म दिवस के अवसर पर एक रक्तदान शिविर ज़रूर लगाते हैं। और दोस्तों रक्तदान शिविर लगाना ही चाहिए क्योंकि रक्तदान महादान है दोस्तों। ये आपका 1 यूनिट रक्तदान किसी को जीवन दे सकता है दोस्तों, किसी की दुनिया उजड़ने से बचा सकता है, किसी को अवसर प्रदान कर सकता है। तो रक्तदान महादान है, आप भी रक्तदान में हिस्सा लें।
और दोस्तों इससे बहुत अनेकों फ़ायदे होते हैं, साइंटिफिक रीज़न भी विशेषज्ञों द्वारा इसके बताए जाते हैं। आप अगर रक्तदान लगातार करते रहते हो तो आपका खून नवनिर्माण होता रहता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है और खून में जो विकार आपके उत्पन्न होते हैं और जो खून गाढ़ा होता है दोस्तों, उसमें भी पतलापन आता है और उसको दोस्तों हार्ट अटैक आदि अनेकों समस्याओं से निजात भी मिलता है। तो कुल मिला के रक्तदान व्यक्ति को अपने जीवन में काफ़ी बार, अनेकों बार करना चाहिए, समय समय अंतराल के बाद। बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों, हर बार रक्तदान शिविरों में भाग लेते हैं, जो इसकी मेडिकल साइंस में इसकी जो गैपिंग इसका दिया हुआ है, कितने समय के बाद रक्तदान आपको करना चाहिए, और बहुत जल्दी इसकी पूर्ति भी दोस्तों हो जाती है। तो महीने, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जो भी प्रक्रिया है उसके हिसाब से आपको रक्तदान करना चाहिए। ये शरीर के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। तो कुल मिला के दोस्तों आसपास से खबरों में इतना ही दोस्तों। भादरा की आपको एक प्रमुख खबर बताएं तो लगातार भादरा कस्बे में लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है दोस्तों। अभी भी गंदे पानी की समस्या का समाधान भादरा क्षेत्र में नहीं हुआ है और 40 वार्डों में रह रहकर हर एक वार्ड से अलग अलग वार्डों से ये सूचनाएं आ रही है और बहुत ज़्यादा मटमैला गंदा पानी दोस्तों। सीवरेज का पानी भी मिक्स इसमें होता है। हमने कई बार ये समाचार बताए हैं, लेकिन जलदाय विभाग के कानों तक जू नहीं रेंगती है दोस्तों। ये जो लीकेज सीवरों में, पाइपों में होते हैं, वो सीवरों के लीकेज जो है वो आनन फानन में निकाल के गड्ढा वापस बंद कर दिया जाता है, उसको भर दिया जाता है और फिर वो समस्या जस की तस रहती है। लोगों के घरों में जब गंदा पानी आता है, लोग शिकायत करते हैं, तो फिर गड्ढे खोदे जाते हैं और तलाश की बहुत मुश्किल के साथ दोस्तों ये फॉल्ट जलदाय विभाग के कर्मचारियों को मिल रहा है। और कहीं तो कनेक्शन का इसमें कनेक्टिविटी होती है जलदाय विभाग के पाइपों में, और कहीं कुई जो शौचालय के लिए बनाई गई होती है उसकी, और कहीं कहीं तो नालियों की कनेक्टिविटी इन जलदाय विभाग के पाइपों में होती है। और उसी के चलते घरों में गंदा पानी आता है और लोग दोस्तों ऐसा पानी पीने को मजबूर है। बॉयल करके पानी ये पिया जाता है और दोस्तों कुल मिला के लोग बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो पानी पशु भी ना पिए दोस्तों, वो लोगों के घरों में आ रहा है और लोगों को मजबूरन इस पानी का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है। तो भादरा में इन स्थितियों से कब निजात मिलेगी कस्बा वासियों को, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। जिस प्रकार से सीवरेज का कार्य कस्बे में लगातार निरंतर जारी है, धीमी गति से जारी है, कस्बे में अब भी बहुत सी गलियों में आपको अवरोधक मिलेंगे, सड़कें खोद कर छोड़ दी गई है और वहाँ जब पाइप डाल दिए जाते हैं तो उसके बाद में वो गड्ढा लंबा आपको पट्टी के रूप में सड़क में दूर तक दिखाई देगा, उसके अंदर उसको ठीक नहीं किया जाता है। और दुर्घटना के लिए भी दोस्तों ऐसे बहुत से वार्डों में, मुख्य कस्बे के बाज़ारों में हमने ऐसी स्थितियां देखी है जो दुर्घटना को आमंत्रित भी देती है। और कई जगह दुर्घटना छोटी मोटी होती है, अभी लोगों को चोट भी लगती है, लेकिन जलदाय विभाग की तरफ से इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। और अपनी दोस्तों एक बार शिकायतें करने के बाद में जैसे तैसे कार्य को तेज़ी मिलती है, गति प्रदान कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद में फिर वही ढाक के 3 पात वाला कार्य होता है और अधिकारियों की नेगलेंसी और जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी नेगलेंसी जो है देखी जाती है। क्योंकि इसका प्रमुख कारण दोस्तों ये है कि नगर पालिका में वर्तमान में कोई नेतृत्वकर्ता नहीं है दोस्तों। ना तो स्थायी रूप से यहाँ आप अधिशासी अधिकारी को पाएंगे और ना चेयरमैन महोदया को आप उनके चैम्बर में पाएंगे और ना ही भादरा में पाएंगे दोस्तों। यहाँ भादरा में किसी गलियों में और चेयरमैन महोदय कभी नहीं गई है और उनके प्रतिनिधि भी दोस्तों यहाँ नहीं है। तो ऐसे हालत में कुछ पार्षद हैं जिनके हाथ में दोस्तों वो कहते हैं बंदर के हाथ में उस्तरा या हल्दी की गांठ वाली बात है दोस्तों। इस प्रकार की कार्रवाइयाँ वो जब उनके प्रति उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है दोस्तों, उनके पास कोई पार्षद के अलावा पद नहीं है और ऐसे में जब उनको पूरी कस्बे की बागडोर सौंप दी जाती है, उनको कहा जाता है कि आप ही देखो, आप जो करेंगे वो फाइनल है। तो दोस्तों ऐसे में भ्रष्टाचार होना, गफलतें होनी, लापरवाहियाँ होनी, लोगों की परेशानियाँ बढ़नी
दोस्तों ये लाजमी है और भादरा कस्बे में वर्तमान में यही सब कुछ हो रहा है। और विपक्ष के पार्षद, भाजपा के जितने भी पार्षद हैं दोस्तों, बार बार ये आवाज़ें भी वो उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें सुनने वाला अब यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि विधायक महोदय बलवान पूनिया भी वर्तमान पालिका बोर्ड के साथ है। वो चाहे अच्छा करे बुरा करे जैसा भी करे, उनकी पक्ष लेना विधायक महोदय के लिए मजबूरी बन चुका है। ये मजबूरी क्या है, इस मजबूरी के पीछे का रीज़न क्या है, वो दोस्तों आप भी सब जानते हैं और आपने वो पूर्व के घटनाक्रम भी सारे देखे हैं और उसको देखकर आप सहज रूप से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि विधायक महोदय की मजबूरी क्या है। इतने गफलत भरे कार्य, भ्रष्टाचार भरे कार्य और मात्र 20-25 हज़ार का जहाँ कार्य है वो वहाँ 5-7 लाख के ठेके छोड़े जाते हैं, इस प्रकार के। और दोस्तों कमीशन खोरी, कुछ पार्षद भी नहीं है ऐसे लोग दोस्तों 10% जो ठेकेदार हैं उनसे कमीशन ले रहे हैं, ऐसे बताए जा रहे हैं चेयरमैन प्रतिनिधि के परिवार के लोग हैं। तो ऐसे लोगों की इन गफलतबाजियों, भ्रष्टाचारों और दोस्तों लापरवाहियों के प्रति क्या कहा जाए, ये जनता का दुर्भाग्य कहा जाए। और जिस प्रकार से भादरा कस्बे में धनबल का उपयोग जमकर हुआ और जमकर धनबल का जो पंजा चला दोस्तों, उसका ही परिणाम है कि भादरा कस्बे के लोगों की आज कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन नगर पालिका में लोगों के कार्य नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थितियों से दो चार होना पड़ता है। ये लोगों द्वारा अपने हाथों से लिखा हुआ एक प्रकार से अपना भाग्य है, क्योंकि वोट की ताकत दोस्तों बहुत बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र में, और इस वोट की ताकत को भादरा कस्बे वासी कहीं ना कहीं समझने में नाकाम रहे हैं। और इसी वोट की ताकत के दम पर दोस्तों बड़े बड़े राज पलट दिया करते हैं जनता द्वारा, लोगों द्वारा। लेकिन यहाँ दोस्तों भ्रष्टाचारी एक प्रकार से ऐसा बोर्ड पहले कभी नगर पालिका का नहीं देखा गया दोस्तों। पहले हाजी दाऊद कुरैशी स्वयं जो चेयरमैन बने थे 2010 में दोस्तों, वो काफ़ी एक्टिव थे और अच्छे तरीके से सड़कों के और के काम हुए, लेकिन उनके सलाहकार ज़रूर कुछ अच्छे नहीं रहे होंगे, लेकिन उनको अच्छी सलाह नहीं दी गई होगी, तभी जाकर उनके द्वारा कोई बहुत बड़े ऐसे कार्य नहीं हुए जिनसे उनको वर्षों तक याद रखा जाए। लापरवाहियों के लिए ज़रूर उनको याद रखा जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से लापरवाही पूर्ण तरीके से काम हो रहा है दोस्तों। हाजी दाऊद कुरैशी के समय में शुरू हुई थी सीवरेज, उनका देहांत हो चुका है, उनका निधन हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी सीवरेज का कब कंप्लीट होगी उसका कोई दोस्तों पता नहीं है। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई यहाँ आकर कोई बताने वाला भी नहीं है कि सीवरेज का काम 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा या 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिला के ये स्थिति है भादरा नगर पालिका क्षेत्र की। तो शहर के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, चाहे वो पेयजल की समस्या हो, चाहे वो सड़कों की समस्या हो, विकास की समस्या हो, नालियों की समस्या हो, हर तरीके की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है भादरा कस्बा वासियों को। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब जल्दी से हम आपको आज के प्रमुख दिवस क्या है और मंडियों के भाव के बारे में जल्दी से हम आपको बताएंगे। मंडी के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बताऊं, जिस स्कूल की मैं चर्चा कर रहा था, जिस शिक्षा के मंदिर की मैं चर्चा कर रहा था, 2-3 दिन पहले का मामला है दोस्तों। एपेक्स स्कूल में 2 ऐसे डमी स्टूडेंटों को पकड़ा गया जो कि 10वीं की परीक्षा किसी दूसरे विद्यार्थी के नाम से दे रहे थे। उनको पकड़ा भी गया और उनसे जब पूछा गया तो दोस्तों उन्होंने बताया कि 300 रुपये उनको पर पेपर के लिए मिलते थे। तो इसी लालच में उन्होंने जो है ये परीक्षाएं देने के लिए हामी भर दी। और दोस्तों इसके पीछे आखिर क्या साजिश है, कौन लोग थे, और मैं आपको बताऊं तो शिकायतकर्ता दोस्तों इसमें द्वारा जो कि हनुमानगढ़ टाउन का है, इंदिरा कॉलोनी निवासी है राजेश बिश्नोई, उन्होंने मंगलवार को एक परिवाद भी एसपी महोदय को मुकदमे के लिए दिया था दोस्तों, और जिसकी एसपी महोदय द्वारा भादरा पुलिस द्वारा छानबीन के लिए उनको यहाँ दिया गया। और
भादरा पुलिस इसकी छानबीन भी कर रही है। तो कुल मिला के दोस्तों मामला आखिर क्या था और किस प्रकार से था दोस्तों, मैं आपको विस्तार से बताऊं तो 2 स्टूडेंटों को पकड़ा गया था। जब ये हल्ला हुआ और शिकायत की आशंकाएं हुई तो बहुत से विद्यार्थी भाग भी गए थे और 10वीं की परीक्षा देने के लिए जो डमी परीक्षार्थी पकड़े गए थे उनको बाद में छोड़ दिया गया था। और कैमरे, सीसीटीवी कैमरे भी दोस्तों यहाँ स्कूल में इस वक्त नहीं थे और बताए जा रहे थे कि 4-5 दिन पहले ही वो किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से ख़राब हो गई, ऐसा स्कूल के ही किसी जिम्मेदार शख्स द्वारा बताया गया। और सभापति गणेश राज बंसल की जगह एक डमी परीक्षार्थी द्वारा दोस्तों परीक्षा देते हुए उनको पकड़ा गया था। तो कुल मिला के दोस्तों मामला गंभीर है और बताया ये भी जा रहा है, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग ने इसकी जांच की है कि पंजाबी विषय का पेपर दिया गया उसमें तो उपस्थिति ज़रूर रही, लेकिन अन्य 2-3 जो पेपर थे उनमें उपस्थिति नहीं थी। फिलहाल परिवाद भादरा पुलिस के पास है, भादरा पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है, हमारी भी नज़रें इस पर बनी रहेगी। तो कुल मिला के दोस्तों इसके आखिर इसकी जवाबदारी किसकी है जो ये मामला पकड़ा गया था? क्या परीक्षा केंद्र पर कैमरे अनिवार्य नहीं होने चाहिए? क्या इस प्रकार से दोस्तों इसकी ये भी है कि इसकी रोकथाम कैसे हो दोस्तों? इस प्रकार से अगर मेरे रोल नंबर के ऊपर अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर इस प्रकार से परीक्षा देता है तो इसकी रोकथाम आखिर हो कैसे हो? तो इसकी भी जवाबदारियां तय करनी चाहिए और इसके जिम्मेवार कौन है दोस्तों? क्या उनको सज़ा मिलेगी, किस प्रकार की कार्रवाई होगी और इसकी रोकथाम कैसे होगी दोस्तों? ये बहुत बड़े सवाल है इससे जुड़े हुए, इसके ऊपर हमारी नज़रें बनी रहेगी। आगामी दिनों में देखते हैं इसके ऊपर किस प्रकार के एक्शन होते हैं और क्या आरोप किसके ऊपर किस प्रकार से तय करते हैं, ये देखने वाली बात है। तो दोस्तों आज 20 अप्रैल को क्या खास विशेष दिवस है इसके बारे में बताऊं तो 2006 में भारत ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा तजाकिस्तान में स्थापित करने की घोषणा आज ही के दिन 20 अप्रैल को की थी। और इसके अलावा 1936 को दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रेम शंकर गोयल का जन्मदिवस भी मनाया जा रहा है। इसके अलावा 1950 को वर्तमान मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू का भी जन्मदिवस है। और इसके अलावा 1985 को मुकुल संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री है, उनका भी आज ही के दिन जन्मदिवस है। और दोस्तों 1947 को गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा प्रसिद्ध भारत के इतिहासकार हैं, उनका आज ही के दिन निधन हुआ था। तो ये आज के दिन की विशेष चीज़ें हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं आज के मंडी के भाव। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आदमपुर मंडी से। नरमा 11,600 रुपये प्रति कुंटल रहा, ग्वार के भाव 6,104 और नौर मंडी में दोस्तों जौ 2750 और मोठ 7425, चना के भाव 4825, मूंग के भाव 6500 और सरसों के भाव 7,125 और गेहूं के भाव 2282 रहे। जबकि सरसा मंडी में नरमा दोस्तों 11,450 रुपये प्रति कुंटल और जो बिकी है 2821, जबकि सरसों बिकी यहाँ 6600 प्रति कुंटल। और रावतसर मंडी में ग्वार के भाव 6,181, चना के भाव 4800, जबकि मूंग के भाव 6500 और सरसों के भाव 7,125, गेहूं के भाव दोस्तों यहाँ सरसों के भाव 7,130 और गेहूं के भाव 2300 रुपये रहे। जबकि गोलूवाला मंडी में ग्वार दोस्तों 5,900 के भाव रहे, जौ के भाव 2669 रहे और गेहूं के भाव 2290 रहे। जबकि चना के भाव 4,940 रुपये प्रति कुंटल रहे। इलाहाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 11,321 रहे। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 11,800, जबकि आबोर मंडी में नरमा 11,800 और श्री गंगानगर में गेहूं के भाव दोस्तों 2,851 सर्वाधिक रहे, जबकि सरसों के भाव 6,900 रहे। तो ये रहे दोस्तों आज के मंडी के भाव। अब मौसम का मिजाज मैं आपको बताऊं तो 20 अप्रैल को आज 40 से 41 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहा। ज़्यादा गर्मी नहीं रही लेकिन बादल छाए रहे दोस्तों और परिवर्तनशील मेघों का आज आना जाना रहा और शाम होते होते ठंड भी हो चुकी थी। और दोस्तों रात्रि को भी 30 से 39 डिग्री टेम्परेचर ही रहने की संभावना है और 100% ही बादल रात्रि को भी छाए रहेंगे। 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर भी हवा चली और रात्रि को भी रहेगी। तो कल 21 अप्रैल को मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में बताएं तो 29 से 37 डिग्री टेम्परेचर कल दिन में रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। और
इसके अलावा 38 से 39 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को रहेगा। तो इसका अंदाज़ा है कि कल गर्मी नहीं पड़ने वाली है, कल कुछ गर्मी से निजात आपको मिलेगी और परिवर्तनशील मेघ जो है वो आपको दिखाई देंगे, बादलों का आवरण आपको दिखाई देगा और शाम को भी 32 से 37 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 100% बादल लगभग दिन भर छाए रहेंगे और वर्षा की संभावना भी 0.3 mm बरसात दोपहर को और शाम को कल हो सकती है। तो रात्रि को कल मौसम कैसा रहेगा? 30 से 34 डिग्री टेम्परेचर कल रात्रि को रहेगा। 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 100% ही बादल छाए रहेंगे। तो बादल ज़रूर छाए रहेंगे। बरसात की आशंकाएं मौसम विभाग द्वारा कल रात्रि के लिए व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन ये रहा दोस्तों मौसम। आने वाले 1-2 दिनों में फिर गर्मी से निजात मिलने वाली है। तो इसका रीज़न दोस्तों पहाड़ों में ताबड़तोड़ बरसात, बड़ी संख्या में बरसात हुई है, काफ़ी हैवी बरसात हुई है, इसीलिए यहाँ मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। तो कुल मिला के दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राष्ट्र।